मित्रों, मैं मुकेश हरण आपके सामने एक वास्तविक जन्म पत्री लेकर के आया हूँ और इस जन्म पत्री का फल हम किस प्रकार से, किस क्रम से देखेंगे, ये मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। या मेरा कौन सा तरीका है किसी जन्म पत्री का फल देखने का, मेरा कौन सा तरीका है, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो ये एक जन्म पत्री है जो कि 3 नवंबर 1979 रतलाम का सुबह 11 बजे का जन्म है और ये धनु लग्न की जन्म कुंडली है। देखिए, ये जन्म कुंडली आपके सामने है। धनु लग्न की एक जन्म कुंडली है और वास्तविक जन्म कुंडली है। कौन सी जन्म कुंडली है ये? वास्तविक, मतलब रियल जन्म पत्री है। जिस व्यक्ति की जन्म पत्री है मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, तो उनकी जन्म कुंडली का एक एनालिसिस लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो देखिए, धनु लग्न की जन्म कुंडली है जिसमें चंद्रमा मेष राशि में है और पंचम भाव में। ये अश्विनी नक्षत्र के चरण 1 में जन्म है। अश्विनी नक्षत्र के चरण 1 में जन्म हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि अश्विनी नक्षत्र में जन्म होने से क्या फल अपने को मिल रहा है। तो पहला काम अपन ये करेंगे, नक्षत्र का फल देखेंगे। उसके बाद जन्म कुंडली और नवमांश चक्र की तुलना करेंगे कि कोई ग्रह इसमें वर्गोत्तम तो नहीं है। उसके बाद में हम सर्वाष्टक शुभ बिंदु देखेंगे। ये सर्वाष्टक शुभ बिंदु की मैंने कुंडली बना के रखी है, कौन सा भाव क्या कह रहा है। और उसके बाद में हम महादशा देखेंगे कि कौन सी महादशा में जन्म हुआ है और उसके बाद में क्या फल मिल रहा है और इस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई है, जिसको अपन इस महादशा के अनुसार और कुंडली के अनुसार किस प्रकार से उचित ठहराएंगे, ये अपन इसमें एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम अश्विनी नक्षत्र चरण 1 में जन्म हुआ है। यह नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है। अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है। तो और जो राशि है मेष राशि बन रही है जिसका स्वामी मंगल है। मतलब अश्विनी नक्षत्र में राशि स्वामी हमारा मंगल हो गया और नक्षत्र स्वामी हमारा केतु हो गया। इसलिए जन्म के समय केतु की महादशा थी जो अप्रैल 1985 तक चलती है। अप्रैल 1985 तक केतु की महादशा रही। 21 अप्रैल 1985 तक वो चलती है। तो सबसे पहले हम नक्षत्र का फल देखेंगे। अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि, स्वामी मंगल और नक्षत्र का स्वामी केतु, नाम अक्षर च और ल है। ये शरीर के भाग सिर को दिखाता है और इस नक्षत्र के पहले चरण का जन्म है। ऐसे व्यक्ति क्या क्या काम करते हैं? डॉक्टर रहते हैं, न्यायालय संबंधी काम करते हैं, नेतृत्व करने का काम करते हैं और अध्यक्षता करने का काम करते हैं। इनका मन कैसा होता है? अध्ययनशील होते हैं, विचारवान होते हैं, ज्योतिषी होते हैं या ज्योतिष में रुचि रखते हैं, चंचल स्वभाव होता है, भ्रमण प्रिय होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, जीवन में लालच की अधिकता रहती है, बुद्धिमान होते हैं और आभूषण प्रेमी होते हैं। जीवन में इनको रोग किस प्रकार के होते हैं? सिर के रोग होते हैं, क्योंकि ये सिर की राशि है। मेष राशि हमारे सिर को दिखाती है, तो सिर के रोग होते हैं। सिर पर चोट लगने का भय होता है, मस्तिष्क में चिंताएं होती है। जीवन में चूंकि मंगल इस राशि का स्वामी है तो रक्त संबंधी विकार भी इसमें आ सकते हैं। जीवन में उग्रता होती है, सिर दर्द होता है, अनिद्रा होती है, पेट बढ़ जाता है और श्वास तेजी से चलती है। इस प्रकार के रोग इस नक्षत्र में होना सामान्य बात है। तो सबसे पहले हमने नक्षत्र फल देख लिया। अब हम सर्वाष्टक शुभ बिंदु
कौन से भाव को कितने बिंदु मिलते हैं। तो चूंकि धनु लग्न की कुंडली है तो इस सर्वाष्टक कुंडली में भी धनु लग्न से स्टार्ट करेंगे, मतलब 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस जन्म पत्री में लग्न को 24 अंक मिले हैं। जो हमारा लग्न है, प्रथम भाव है, जिससे तन, पद, शरीर देखा जाता है, इसको 24 अंक मिले हैं। मतलब इसका फल सामान्य से कमजोर है, क्योंकि सर्वाष्टक वर्ग में यदि 25 से कम बिंदु मिलते हैं तो उस भाव का फल कमजोर मिलता है। तो यहाँ पे 24 अंक मिले हैं, मतलब ये जो भाव है, प्रथम भाव है, ये कमजोर है। द्वितीय भाव को 28 अंक मिले हैं, चूँकि ये 27 से अधिक है, मतलब 25 से 27 तक सामान्य फल मिलता है और 28 से 32 तक अच्छा फल मिलता है। तो धन, परिवार, कुटुंब को अच्छा फल मिल रहा है। धन, परिवार और कुटुंब का अच्छा फल जीवन में मिल रहा है। सर्वाष्टक कुंडली जो है वो पूरे जीवन का हाल बताती है। तो सबसे पहले हमने नक्षत्र के द्वारा नक्षत्र के फल को देखा और दूसरे नंबर पे हम सर्वाष्टक जन्म पत्री को देख रहे हैं। अब तीसरा देखिए, तीसरे भाव को भी 28 अंक, 28 बिंदु मिले हैं। मतलब पराक्रम, साहस का जो ये भाव है, ये भी श्रेष्ठ फल दे रहा है, अच्छा फल दे देता है। चौथे जो माता, भूमि, भवन का जो भाव है, चौथा, इसको 31 बिंदु प्राप्त हुए हैं। मतलब बहुत अच्छे बिंदु प्राप्त हुए हैं। मतलब ये माता, भूमि, भवन और वाहन का बहुत ही शुभ परिणाम दे रहा है, श्रेष्ठ फल हमको दे रहा है। अब पांचवें भाव में 30 बिंदु प्राप्त हुए हैं। ये विद्या का भाव है, पढ़ाई का भाव है, संतान का भाव है। तो इस भाव का भी श्रेष्ठ फल प्राप्त हो रहा है। छठा भाव रोग, शत्रु और मामा परिवार का है, ऋण का भाव है। इसमें 32 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा फल दे रहा है। लेकिन छठे भाव में अधिक बिंदु प्राप्त होना शुभ नहीं माना जाता है। रोग और शत्रु की अधिकता रहती है। फिर भी मामा परिवार का सुख इनको श्रेष्ठ अवस्था में मिल रहा है। और ऋण का सुख, मतलब ऋण व्यक्ति का टिकेगा नहीं। यदि व्यक्ति ऋण लेगा तो जल्दी से चुक जाएगा। इसलिए ये भाव ऋण को देखते हुए और मामा परिवार को देखते हुए शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से पत्नी के भाव को देखिए, 29 बिंदु प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि 27 से अधिक है, इसका मतलब अच्छा फल पत्नी के संबंध में प्राप्त हो रहा है। पत्नी और व्यापार और पार्टनरशिप का ये भाव है, जिसको 29 बिंदु मिले हैं, जो कि अच्छा फल दे रहा है। इसी प्रकार से आयु भाव को 27 बिंदु प्राप्त हुए हैं। ये सामान्य भाव है, मतलब आयु सामान्य रहती है। सामान्य मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। इसी प्रकार से 29 बिंदु प्राप्त हुए हैं भाग्य भाव को, जो कि 27 से ज़्यादा है। मतलब ये भाग्य, धर्म और पिता का भाव है। इसमें 27 से अधिक अंक प्राप्त होना अच्छा फल हमको दे रहा है। इसी प्रकार से दशम भाव को देखिए, इसमें 32 अंक प्राप्त हुए हैं। मतलब व्यक्ति अपने उद्योग क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, अपने कार्य में श्रेष्ठ फल अपने को प्राप्त होगा। 32 बिंदु बहुत ही शुभ है। मतलब इन्हें अपना जो कर्म क्षेत्र है, अपना जो कार्य क्षेत्र है, उसमें श्रेष्ठतम फल इनको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से आय भाव में 27 बिंदु, ये आय का भी भाव है और साथ में लाभ का भी भाव है, साथ में इच्छा पूर्ति का भाव है, जिसमें 27 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। मतलब व्यक्ति की आय सामान्य से अधिक रहती है, अच्छी रहती है। इसी प्रकार से ये जो व्यय भाव है, इसमें 20 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। व्यय भाव में 25 से कम बिंदु प्राप्त होना शुभ कहलाता है। मतलब ये खर्चों की कमी करता है। जो अच्छे खर्च नहीं होते वो नहीं होते हैं। व्यक्ति खर्च के मामले में संतोष उससे होता है। इसलिए ये 20 अंक जो प्राप्त हो रहे हैं, ये भी शुभ परिणाम देने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो सर्वाष्टक बिंदु हमको दिखाई दे रहे हैं, इसमें धन भाव का श्रेष्ठ फल मिल रहा है। धन, परिवार, कुटुंब, पराक्रम और साहस और माता और भूमि, भवन, वाहन, संतान, विद्या, बुद्धि, ये मामा परिवार, रोग एवं ऋण। इसी प्रकार से 29 बिंदु पत्नी के भाव में प्राप्त हो रहे, ये भी शुभ है। इसी प्रकार से आयु भाव में 27 बिंदु, भाग्य, पिता और धर्म के भाव में 29 बिंदु और एवं दशम भाव में सर्वश्रेष्ठ
32 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। आप देखिए धन भाव जो हमारा कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र का भाव है, इसमें 32 बिंदु प्राप्त होना बहुत ही शुभ परिणाम दे रहा है। पिता का धन, ये भाव पिता के धन का भी है, इसमें भी 32 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, मतलब पिता का धन भी प्राप्त हो रहा है। आय भाव में या इच्छा पूर्ति के भाव में 27 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। कमजोर भाव कौन कौन से हैं? कमजोर भाव इसमें व्यय भाव कमजोर है और इसमें आपका लग्न भाव थोड़ा सा कमजोर है, 25 से कम बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। बाकी सारे भाव अच्छे, केवल लग्न भाव एवं व्यय भाव कमजोर अवस्था में दिखाई दे रहा है। अब अपन जन्म कुंडली में देखेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पे है। तो चूंकि ये धनु लग्न की जन्म पत्री है, इसमें गुरु कारक होता है, मंगल कारक होता है और सूर्य कारक होता है। क्योंकि लग्नेश गुरु है धनु राशि और पंचमेश मंगल है मेष राशि और नवमेश सूर्य है, नवमेश सिंह राशि है, मतलब सूर्य यहाँ का स्वामी है। मतलब गुरु मंगल और सूर्य जन्म पत्रिका में देने वाले ग्रह हैं। अब इस पत्रिका के अंदर देखिए 12वें भाव में शुक्र है, जो कि 12वें भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से इस पत्रिका में और नवमांश पत्रिका में जब हम तुलना करें तो यहाँ पे मंगल अष्टम भाव में है, जो कि अपनी नीच राशि में है। मतलब पंचमेश अष्टम भाव में नीच राशि में है और लेकिन नवमांश चक्र में भी ये अष्टम भाव में ही है। मतलब भाव के अनुसार मंगल वर्गोत्तमी है, भाव के अनुसार मंगल यहाँ पे वर्गोत्तम है, क्योंकि यहाँ पर भी अष्टम भाव में है और नवमांश चक्र में भी अष्टम भाव में है। इसी प्रकार से आप देखिए कि चंद्रमा यहाँ पे मेष राशि में है और नवमांश चक्र में भी चंद्रमा मेष राशि में है। मतलब चंद्रमा राशि के अनुसार वर्गोत्तम अवस्था में है। मतलब यहाँ पे आप देखिए धनु लग्न के अनुसार चंद्रमा को मेष राशि में है और नवमांश चक्र में भी ये मेष राशि में है और नवम भाव में है। मतलब पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में है, लेकिन ये चूंकि मेष राशि में ही है, मतलब यहाँ पर मेष राशि का श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा, क्योंकि मेष राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम है। मतलब चंद्रमा का भी फल अच्छा मिलेगा और मंगल नीच का होते हुए भी अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह भी अपने उसी भाव में, जिस भाव में लग्न कुंडली में है, उसी भाव में नवमांश कुंडली में। इसके अलावा बाकी के ग्रहों ने अपनी जगह बदल दी है। यहाँ पे धनु लग्न की कुंडली है और यहाँ पे नवमांश चक्र में सिंह लग्न की कुंडली में है, मतलब ये वर्गोत्तम नहीं है। तीसरा आप देखिए कि लग्न कुंडली 14 डिग्री की है, लग्न कुंडली 14 डिग्री की है। अपन ने देखा है कि 15 डिग्री के आसपास का लग्न हो तो लग्न बलवान माना जाता है। इसी प्रकार से ग्रह देखिए, सूर्य 16 डिग्री का है, मतलब ये बलवान है। चंद्रमा 3 डिग्री का है तो ये कमजोर है, चंद्रमा 3 डिग्री का है, कमजोर है। चलित में ये चौथे भाव में आ जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे नवमांश चक्र में भी मेष राशि का चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा भी बलवान है। मतलब सूर्य भी बलवान है, चंद्रमा भी बलवान होकर अच्छा फल दे रहा है। इसी प्रकार से मंगल 28 डिग्री का है, जो कि यहाँ पे है, इस नवमांश चक्र में भी ये यहीं पर है, इसलिए ये भी अपने को अच्छा फल देगा। बुध 9 डिग्री का है, गुरु 12 डिग्री का है। गुरु देखिए आप 14 डिग्री के पास में है और लग्नेश गुरु नवम भाव में है, इसलिए ये श्रेष्ठ फल देगा। 12 डिग्री का है, मतलब 14 के पास में है, चलित में अपनी जगह भी नहीं बदलेगा। मतलब ये गुरु भी श्रेष्ठ फल प्रदान कर रहा है। क्योंकि लग्नेश होकर के और नवम भाव में स्थित है। इसी प्रकार से शुक्र 5 डिग्री का है तो ये थोड़ा सा कमजोर हो गया है। शनि 29 डिग्री का है, ये ज़्यादा अंश का होने से ये भी थोड़ा कमजोर हुआ है। राहु और केतु ये 11 डिग्री के हैं और राहु भाग्य भाव में है, राहु भाग्य भाव में है, तो ये भी श्रेष्ठ फल देगा, बशर्ते इसकी दशा 44 साल की उम्र के पहले नहीं आए। तो इस प्रकार से अपन ने ग्रहों में देख लिया कि इस जन्म पत्री में सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह हैं। गुरु, मंगल और सूर्य कारक भी है और चंद्रमा इसमें कारक नहीं है।
अष्टम भाव का स्वामी है, इसके बावजूद चंद्रमा श्रेष्ठ फल देने वाला है। अपन ने लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली से अपन ने देखा है। अब यहाँ पे देखिए कि 3 ग्रह धनु लग्न में कारक होते हैं, गुरु, मंगल और सूर्य, लेकिन इसमें से मंगल नीच का है। मंगल अपनी नीच राशि में गया है। यूँ देखेंगे तो व्यक्ति को क्या लगेगा, एक नज़र जन्म कुंडली पे वो डालेगा तो उसको यही लगेगा कि भाई पढ़ाई वढ़ाई का तो कुछ योग बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका पंचमें नीच राशि में गया है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि सूर्य कहाँ पे है, तो आप देखिए इसमें नवमें जो नवम भाव का स्वामी है सूर्य, जिसको भाग्य अधिपति बोल रहे हैं, वो बैठा है 11वें भाव में, ये भी अपनी नीच राशि में। हालांकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य कैसा बैठा है, नीच राशि में बैठा है। मतलब तुला राशि जो है वो उसकी नीच राशि है। तो सूर्य नवमेश होकर के लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में नीच राशि में बैठा है। अब इसकी अपन मतलब जन्म कुंडली में ऐसा लगता है कि गुरु सिर्फ बढ़िया फल दे रहा है, मंगल भी कमजोर है और सूर्य भी कमजोर है, लेकिन नवमांश चक्र अपन देखते हैं तो मंगल श्रेष्ठ फल दे रहा है और सूर्य यहाँ पे नीच राशि का है, लेकिन इसकी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में हो रही है, जो कि उच्च की दृष्टि है। तो सूर्य पंचम भाव में उच्च की दृष्टि से देख रहा है। इस चीज को अपन दिमाग में रखेंगे कि यदि सूर्य की महादशा पहले प्राप्त हो जाती है तो पढ़ाई विद्या में सूर्य सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है। अब देखिए महादशा कहाँ से शुरू हो रही है। महादशा केतु से प्रारंभ हुई, जो कि 21 अप्रैल 1985 तक चली। उसके बाद में शुक्र की 20 वर्ष की दशा प्राप्त हुई। इस समय इस व्यक्ति ने ये जो 20 साल है 1985 से 2005 तक, इसमें उम्र कितनी रही, 6 साल से लगा के 26 साल तक। 79 का जन्म है और 85 में ये केतु की महादशा पूरी हुई, मतलब जन्म लगभग 6 वर्ष का 6वां वर्ष चल रहा है। तो 6वें साल से लगा के 26वें साल तक, यानी 20 साल की शुक्र की महादशा होती है। तो 26वें साल तक इनकी पढ़ाई में, इनको जो कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं के जो परीक्षा परिणाम रहे वो तो अच्छे रहे, लेकिन इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस की परीक्षाएं दी, लेकिन इसमें इनको सफलताएं प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शुक्र जन्म पत्रिका में कारक नहीं है, शुक्र अच्छा फल नहीं दे रहा है। 6ठे भाव का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी है, जो कि धनु लग्न की पत्रिका में शुभ परिणाम नहीं देता है। इसलिए इसमें इनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, बल्कि सफलता के पास जा करके रुक जाते थे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी इनको सफलताएं प्राप्त नहीं हुई। और जैसे ही सूर्य की महादशा लगी अप्रैल 2005 से अप्रैल 2011 तक, जैसे ही सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई, सीए बनने में इनका चयन हुआ। सीए की सारी परीक्षाएं इन्होंने इस दशा में क्लियर की। इस दशा में शादी हुई, इस दशा में पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। मतलब शुक्र की महादशा समाप्त होने के बाद अप्रैल 2005 के बाद अप्रैल 2011 के बीच में, मतलब सूर्य इस धनु लग्न की कुंडली में कारक होकर के नीच का बैठा है लाभ भाव में, और उच्च की दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी की एग्ज़ाम हुई, ये सारी इन्होंने इस टाइम पे क्लियर की, और 2-3 साल में ही ये सीए इनका सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ। फिर शादी भी हुई और उसके बाद में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और एज ए सीए जॉब भी कर लिया, मतलब नौकरी भी प्राप्त कर ली। अब सूर्य की दशा के बाद में 10 साल की चंद्रमा की महादशा प्राप्त हुई। अब चंद्रमा भी कमजोर अवस्था में है, लेकिन नवमांश चक्र में ये मेष राशि में ही है, तो इसने भी अपना श्रेष्ठ फल दिया। श्रेष्ठ फल क्या दिया? मेहनत से सफलता। मतलब 12 घंटे इन्होंने काम किया, एज ए सीए रहते हुए 12-12 घंटे तक काम किया, और इस प्रकार से अपनी जो कमज़ोर आधार था उसको उन्होंने मजबूत बनाया। मतलब अप्रैल 2011 से अप्रैल 2021 तक अपने जॉब में अत्यधिक मेहनत करते हुए सर्वश्रेष्ठ सफलताएं इन्होंने प्राप्त की, और इसी टाइम पीरियड में एक और पुत्र की प्राप्ति हुई। मतलब
व्यक्ति का संतान भाव का स्वामी अष्टम में नीच राशि में होने के बावजूद 2 पुत्र प्राप्त हुए, क्योंकि सूर्य की उच्च दृष्टि यहाँ पे है इस भाव में और चंद्रमा भी यहाँ पर है, तो 2 पुत्र इनके हुए। और पढ़ाई में सीए का जॉब लगा, मतलब पढ़ाई में भी इन्होंने सफलता प्राप्त की। अब इसके बाद में अप्रैल 2021 से वर्तमान समय चल रहा है, जैसे हमारा मंगल में गुरु, मंगल की महादफा चल रही है अप्रैल 2021 से अप्रैल 2028 तक, और मंगल जो है वो पंचमे से, और इनकी जन्म पत्री में श्रेष्ठ फल देने वाला है, कारक ग्रह है। तो मंगल की दफा में इन्होंने पंचमे होकर के, मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है, अष्टम भाव में नीच का है, लेकिन फिर भी अपनी दफा अंतर्दशा में श्रेष्ठ फल दे रहा है, चूंकि मंगल भूमि का कारक है और इस पत्रिका में भी कारक है। और चौथे भाव में आप देखिए 31 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हुए भूमि लेकर के और कॉलोनी काटने का काम भी ये कर रहे हैं। मतलब जो अपना श्रेष्ठ पैसा, जो अपना इन्वेस्टमेंट है, वो टोटली भूमि के अंदर कर रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और अच्छी कमाई पा रहे हैं। तो इस प्रकार से 21 अप्रैल 2021 से 21 अप्रैल 2028 तक मंगल की महादफा चल रही है, जिसमें ये अपना पूरा ध्यान अपने जॉब के अलावा भूमि और भवन में लगा रहे हैं और अपना श्रेष्ठ फल प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद में अप्रैल 2028 से अप्रैल 2046 तक राहु की महादफा आएगी। राहु इनके नवम भाव में है, और राहु की महादफा जब अप्रैल 2028 से प्रारंभ होगी, अब 79 का जन्म है, मतलब 21 साल उधर और 28 इधर, मतलब 49 साल की उम्र से राहु की महादफा प्राप्त होगी। तो राहु चूंकि भाग्य भाव में बैठा है और ये अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि ये महादफा 44 साल की आयु के बाद प्राप्त हो रही है। तो राहु की दफा में भी यह व्यक्ति अपना श्रेष्ठ समय गुजारेगा और श्रेष्ठ इनकम करेगा। मतलब जैसे आप देखिए, अप्रैल 2005 से अप्रैल 2011 तक 6 वर्ष ये उन्नति के थे सूर्य की महादफा में। उसके बाद में अप्रैल 2021 तक 10 वर्ष कार्य क्षेत्र में मेहनत के वर्ष थे। अप्रैल 2028 तक 7 वर्ष ये समृद्धि का समय चल रहा है, आर्थिक समृद्धि का समय चल रहा है। उसके बाद में अप्रैल 2046 तक 18 वर्ष की जो दफ़ा प्राप्त हुई है, ये समृद्धि और उपभोग का समय चलेगा। और उसके बाद में 2046 से 2062 तक जो गुरु की महादफा चलेगी, यह उपभोग की महादफा रहेगी 16 साल की। तो इस प्रकार से अपन ने बिना आयु की गणना करते हुए व्यक्ति की जन्म पत्री का एनालिसिस किया है कि किस प्रकार से अपने को जन्म पत्री देखना चाहिए। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जन्म पत्री है जो कि अपने जीवन में सफल है और सामान्य चार्टर्ड अकाउंटेंट की तुलना में अधिक श्रम करते हुए अधिक मात्रा में धन प्राप्ति इनके द्वारा की जा रही है। और 2 संतान हैं, दोनों पुत्र हैं। पत्नी से भी इनको आप देखिए 29 बिंदु प्राप्त हुए हैं, पत्नी से भी इनको लाभ की स्थिति है। और इस प्रकार से ये जन्म पत्रिका अपन ने शार्ट में एनालिसिस किया। सबसे पहले हमने नक्षत्र फल देखा, उसके बाद में हमने सर्वाष्टक शुभ बिंदु देखे, उसके बाद जन्म कुंडली और नवमांश चक्र का एनालिसिस करके कौन कौन से ग्रह देनदार है वो देखा, और फिर किस प्रकार से महादशा अनुसार इनको फल मिल रहा है ये हमने देखा। इसमें अंतरदशा का भी यदि अपन फल देखें तो आप देखिए, मंगल में गुरु 12 सितंबर 2023 तक समय चल रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ समय, कैसे सर्वश्रेष्ठ समय है? क्योंकि मंगल भी पत्रिका में कारक है और गुरु भी पत्रिका में कारक है। इस समय इन्होंने बड़ी भूमि का सौदा किया है। इसके बाद में देखिए, मंगल में शनि, बुध, केतु और शुक्र। शनि, बुध, केतु, शुक्र चारों कारक नहीं है, ये चारों कारक नहीं है। मतलब ये इनका समय मेहनत अनुसार सफलता देने का रहेगा। लेकिन जो भूमि इन्होंने क्रय की है उससे जो लाभ प्राप्त होगा वो है 15 मई 2027 से लगा के
21 सितंबर 2027 तक और बाद में 21 अप्रैल 2028। ये दोनों जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ समय रहेंगे। मंगल में सूर्य और मंगल में चंद्रमा 16 मई 2027 से 21 सितंबर 2027 तक ये 4 महीने बहुत लाभ के रहेंगे। और मंगल में चंद्र 21 सितंबर 2027 से 21 अप्रैल 2028 तक ये सर्वश्रेष्ठ दोनों समय रहेंगे। मतलब 15 मई 2027 से 21 अप्रैल 2028 तक इनको सर्वश्रेष्ठ परिणाम भविष्य में प्राप्त होने वाले हैं। इसके बाद में राहु की महादशा में भी मंगल की महादशा समाप्त होने के बाद में 2028 से 2046 में जब राहु की महादशा में गुरु, मंगल और सूर्य और चंद्रमा का अंतर आएगा, इनको श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जन्म पत्री का एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो मैं इस प्रकार के एनालिसिस और लेकर के आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।